नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। दरअसल धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस फैसले पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस कानून में कहा गया है कि जो लोग 1967 तक असम चले गए थे उन्हें असम का नागरिक माना जाएगा और जो लोग 1967 से 71 के बीच यहाँ आए उन्हें कुछ शर्तों के साथ नागरिक माना जाएगा और जो लोग 1971 के बाद आए उन्हें विदेशी घोषित किया जाएगा और निर्वासित किया जाएगा। इस कानून को चुनौती दी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस अधिनियम को मान्यता दे दी है। 5 माननीय न्यायमूर्तियों की संवैधानिक पीठ ने भारतीय नागरिकता कानून के धारा 6A को चैलेंज करने वाली सारी याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया है। ये धारा 6A क्या है? जो आसाम में जो इलीगल तरीके से लोग आए थे बांग्लादेश से बाकी जगह पर, तो जो बहुत लंबा आंदोलन चला था जिसे आसाम आंदोलन कहते हैं, और राजीव गांधी के समय में आसाम एकॉर्ड हुआ था, और उस एकॉर्ड के अंतर्गत भारत के नागरिकता कानून में धारा 6A को ऐड किया गया था। ये धारा 6A क्या है? जो बांग्लादेश या बाकी जगहों से 66 तक आसाम में आ गए वो आसाम के नागरिक माने जाएंगे। जो 66 से 71 में आए वो कुछ शर्तों के साथ माने जाएंगे। उसमें 10 साल की सीमा थी, बाकी थी, और अगर वो डिपोर्ट उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया कानून के द्वारा, और उसके बाद को सीधा गलत माना जाएगा। अगर उनको फॉरेनर माना गया तो उन्हें जाना पड़ेगा। इस कानून को चैलेंज किया गया था, कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा भी चैलेंज किया गया था, और इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको वैधानिक माना है। तो जो इलीगल तरीके से घुसपैठी आसाम में आते हैं उनको रोकने की दिशा में जो पहला कांग्रेस की सरकार के समय में कानून बना था, आज कोर्ट ने उसको सही पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के बैनर तले जनपद हरिद्वार की कार्यकारिणी के द्वारा सैन समाज धर्मशाला में प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ समन्वय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैनुली द्वारा की गई। मंच का संचालन गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जीतमणि पैनुली द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर 26 सितंबर के आक्रोश मार्च को सभी संगठनों एवं ब्लॉक इकाई के साथ मिलकर ऐतिहासिक बनाने के लिए NMOPS हरिद्वार की पूरी टीम बधाई की पात्र है। वहीं सूर्य सिंह पवार को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर हरिद्वार की NMOPS टीम द्वारा सम्मानित किया गया। प्रांतीय महामंत्री इंजीनियर मुकेश रतूड़ी ने अपने संबोधन में कहा कि UPS NPS से भी बड़ा धोखा है, जिसको देश के सभी कर्मचारी एवं शिक्षकों ने एक सिरे से नकार दिया है। जब तक हूबहू OPS लागू नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष विकास कुमार शर्मा द्वारा NMOPS को ऊंचाई तक पहुंचाने में जिला अध्यक्ष एवं जिला मंत्री सभी संगठनों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। आज हरिद्वार जनपद कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी के द्वारा प्रदेश की जो हमारी कार्यकारिणी के साथ एक संवाद कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा है। और ये जो संगठन है पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन, पिछले 7 वर्षों से आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है। उसी को देखते हुए आगे की रणनीति बनाने के लिए हम अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे सदस्यता अभियान को चलाएं, और आगे जो हमारे कार्यक्रम हो उसके अधिक से अधिक कर्मचारी शिक्षकों की कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उसके लिए बैठक आयोजित की गई। नहीं, बेअसर नहीं है। पिछले 7 सालों से हमारे आंदोलन के बलौत, हमारे दबाव के बलौत भारतवर्ष के लगभग हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है।
और अभी तेलंगाना में और कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाल होनी है। और आप जो कह रहे हैं कि बेअसर नहीं, कहीं ना कहीं पहले जहां सरकार एनपीएस से आगे कोई बात करने की तैयार नहीं थी, एनपीएस से यूपीएस पे आई है। और हमारा दबाव जो 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान के अंदर जो बहुत बड़ी रैली हुई थी, ऐतिहासिक रैली हुई थी, उसी के बाद एनपीएस से यूपीएस पे सरकार आई। और हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक कर्मचारी शिक्षकों की भागीदारी हमारे आंदोलन में होगी तो आने वाले दिनों में हमारे कर्मचारी शिक्षकों को ओपीएस का लाभ अवश्य मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, हरिद्वार। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल हुए। आयुर्वेद को लेकर उन्होंने आयुर्वेद की महत्ता को अपनी व्यक्तिगत बात भी साझा की। वह और उनका परिवार के सदस्य कई सालों से आयुर्वेद का पालन कर रहे हैं। सीजेआई टी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, मैं आप सभी से उन मानकों को बनाए रखने में मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं जो पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के एक विश्वसनीय और टिकाऊ घटक के रूप में मजबूत करेंगे। मैं विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल का लाभार्थी रहा हूं। अंतिम सिद्धांत ये है कि आयुर्वेद वैश्विक मंच पर अपनी पहुंच और प्रभाव कैसे बढ़ा सकता है। सुरक्षा, प्रभावकारिता और नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए क्या कदम आवश्यक है। मैं इस मुद्दे को संबोधित करता हूं क्योंकि आज आयुर्वेद जैसी कोई चीज नहीं है जो हमारे समाज तक ही सीमित है। अब हम दुनिया भर में आयुर्वेद के अपने सदियों पुराने ज्ञान, प्रथाओं और परंपराओं को निर्यात करने की बात कर रहे हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने, इसका बहुत महत्व है। द रीजन व्हाई दिस कॉन्फ्रेंस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज कन्फाइंड टू इंडिया. आयुर्वेदा represents really the critical elements in holistic well-being. It combines mindfulness, science, and of course the essential practices of yoga and nutrition. And therefore, I think this is a unique initiative which has been adopted by AIA to spread the knowledge of Ayurveda across the world. I am personally a proponent of Ayurveda. I do follow Ayurveda. Of course, there are some times when you also have to take allopathic medicines as well. So it's important to understand, be treated by good doctors who will tell you which is the right solution to the problem which you face. But speaking for myself, apart from the fact that I am a vegan completely in my nutritional habits and other things, I deeply believe in Ayurveda, and I've been following Ayurveda now for several years with the members of my family. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। काशीपुर गिरिताल रोड पर ज्ञान आरती मीडिया कॉलेज के पास सड़क किनारे एक बड़ा सांप दिखने के बाद लोगों की भीड़ लग गई। आपको बता दें, शहर के व्यस्तम इलाके में सड़क किनारे नाले के ऊपर जिस तरह से ये बड़ा सांप देखने के बाद लोगों में चर्चा होने लगी। सूचना मिलते ही वन विभाग ने रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। सांप का रेस्क्यू करने वाली टीम के वाहिद ने बताया कि ये बेहद जहरीला सांप रसेल वाइपर प्रजाति का है, जिसके काटने के बाद इंसान कुछ देर ही जीवित रह पाता है। सर, रसेल वाइपर और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सबसे खतरनाक सांप पाया जाता। इससे काटेगी किसी की मृत्यु भी हो सकती है, बहुत नसीब वाला बचता है। और हमने इसको सूचना करने के बावजूद जब हमें वन विभाग से जो सूचना आई, हमने गिरिताल रोड पर से नाले में लोग बाग इसको छेड़ रहे थे और सूचना करने के बाद हम तुरंत वहां पहुंचे और हमने इसको रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद में हमने इसको जो है हल्द्वानी के जंगल में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, काशीपुर। उत्तराखंड में माइनिंग कंपनी को हटाने को लेकर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लगातार खनन ट्रांसपोर्टर द्वारा माइनिंग कंपनी पर उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टरों द्वारा धरना प्रदर्शन का विरोध किया जा रहा है। प्राइवेट माइनिंग कंपनी को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए। पिछले दिनों काशीपुर में हुए धरने प्रदर्शन के बाद बाजपुर में भी खनन ट्रांसपोर्टरों ने एक ट्रांसपोर्टर से मारपीट के बाद माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराते हुए आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए और आर पार के संघर्ष का ऐलान कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टरों के साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलविंदर सिंह किंदा माइनिंग कंपनी के खिलाफ खड़े हो गए, जिसको लेकर हजारों की संख्या में खनन ट्रांसपोर्टरों ने भाजपा नेता के नेतृत्व में मंडी परिसर से शहर में जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। देखिए, उत्तराखंड में खनन के नाम पर जो लूट खसोट है, वो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में कहीं नहीं। जब से प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने
व्यवस्था दी है, तब से उनका एक ही मकसद है कि लूट खसोट, पैसे, आप प्रशासन हो या शासन हो, कोई भी, हर व्यक्ति पैसे की तरफ दौड़ रहा है। किसी के दम पर से किसी की हत्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितना ही ओवरलोड ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। और उन लोगों ने, प्राइवेट वालों ने, हमने ये विधानसभा में भी रखा है कि गाड़ियों पर उत्तराखंड सरकार लिख रखा है। इतनी बड़ी पावर उनको दी गई है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार, क्योंकि वो गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं और अमित शाह के दबाव में है, यहाँ की सरकार वहाँ के दबाव में काम कर रही है और उनको पूरा लूट खसोट का मौका दिया जा रहा है। हाथ जोड़ने वाले ही हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, और शाम तक का टाइम हमें चिन्हित कर दिया है। शाम वो एसडीएम साहब के यहाँ हमको कह रहे थे कि बात करने के लिए। मैं कहा मेरा परिवार है, वो जो तय करेगा, जो भी बैठ के मीटिंग में बात होगी, एक स्टारगंज का होगा, खटीमा का, जैसे जैसे हमारे शहर पड़ते हैं, पर एक लोग वहाँ का जिम्मेदार वहाँ का रहेगा। काशीपुर हो गया, जसपुर हो गया, जिम्मेदारी से जितने लोग होंगे 10, 12, 15 लोग हम नाम दे देंगे एसडीएम साहब को। शाम को मीटिंग है। आज तक शाम तक हमारी शांतिपूर्ण, ना किसी बीजेपी से ना किसी विधायक से हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। गरीब और मजदूर पिसता जा रहा है, बहुत तंग है, बहुत दुखी है। तो इस करके हम चाहते हैं शाम को जो मीटिंग में तय होगा, जो हमारा इलाका गरीब मजदूर तय करेंगे, उसके बाद में आगे रणनीति रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मांगे मानी जाएंगी जिस हिसाब से हमको कहा गया। और हम उनका शाम के बाद में हम धन्यवाद भी करेंगे। शाम तक हम न्यूट्रल हैं, ना इधर है ना उधर है। हम सरकार में होके भी हम परेशान हुए, तब मैंने सरकार के साथ मोर्चा खोला। कोई मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। और शाम के बाद में जो रणनीति तय होगी, हमारा इलाका तय करेगा। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। और मैंने सभी को आज तक शांतिपूर्ण कहा। कई लोगों की बात थी, मैंने कल कोतवाल साहब को भी बताई, मैंने उनको शांत किया। मैंने शांत रहो अपना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई कुछ नहीं करना है। मेरी उन्होंने बेनती, मैं उनका मानी मेरी उन्होंने, मैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण हमारा आए हैं यहाँ पे और शांति है। शाम के बाद में रणनीति तय करेंगे क्या करना है। हम 25 तारीख को हम रणनीति बनाएंगे अगर हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। वैसे मेरे को पूरा विश्वास है। कई बातें हमको कह रहे थे, मैंने कि मेरा परिवार है, उनके परिवार के बगैर मैं अकेला बात कोई नहीं करूँगा। आपकी बात मैं रख दूंगा कि वो मीटिंग करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद उनका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, जसपुर। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।